आज का जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का टॉपिक है, वो रैशनल है और वैलिडिटी ऑफ रिसर्च है। सबसे पहले हम रैशनल का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हर रिसर्च में कोई ना कोई रिसर्च का रैशनल होता है। सबसे पहले आपने रिसर्च का मेथड बताना होता है, उसका डिज़ाइन बताना होता है, उसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स बतानी होती हैं, क्वेश्चनियर बताना होता है कि हमने ओपन एंडेड लिए हैं क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लिए हैं। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चनियर के बाद अपने एथिक्स बताने होते हैं। तो ये मेथडोलॉजी जो आपका चैप्टर होता है थीसिस का, उसके हर स्टेप में आपने फॉर एग्जांपल जैसे मेथड है, मेथड में जो आपका मेथड होता है वो मैंने बताया था क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होता है। अब आपने जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, उसका रैशनल देना है कि मैं क्वालिटेटिव कर रहा हूँ या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, मैंने किस मेथड को किस स्पेसिफिक पर्पस के साथ चूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ हेल्थ लिटरेसी पे, तो मैं क्योंकि एटीट्यूड देख रही हूँ, मैं लोगों का बिलीफ देख रही हूँ, तो मेरी रिसर्च का जो मेथड होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। जो अगर मैं कल्चर या लैंग्वेज या वैल्यू से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरा जो मेरा मेथड होगा, रिसर्च मेथड होगा, वो मेरा क्वालिटेटिव होगा। क्योंकि हम जो बिलीफ हमारा होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं और जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको अगर हमने टेस्ट करना है तो हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमने अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करना है, उनको हमने चेक करना है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च चूज़ करते हैं। तो आपने ये जस्टिफिकेशन देनी होती है कि अगर मैं मेथड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ले रही हूँ, तो उसका क्या, उसकी जस्टिफिकेशन है, उसका क्या पर्पज़ है, मेरे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो मेरे रिसर्च का टॉपिक है, उसके साथ कौन सा जो मेथड है वो रेलिवेंट बैठेगा, कौन सा उसके साथ रिलेट करेगा, किसके साथ वो फिट बैठेगा। अब उसके बाद आपका जो मेथड के बाद आता है वो आपका टाइम फ्रेम के लिहाज से आपका रिसर्च मेथड होता है। आपने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करनी है, आपने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी है, आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है, आपने जो भी टाइप रिसर्च की चूज़ करनी है उसकी भी जस्टिफिकेशन होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप दो वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ लिटरेसी है और आपका एंटीनेटल केयर है, या फिर किसी भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, आपके ये दो वेरिएबल्स हैं, आपने इनके साथ काम करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने दोनों वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं और आपने एक ही टाइम में दोनों के साथ काम करके अपना काम वाइंड अप कर देना है। तो ये आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगी। आपने बताना है कि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में दोनों वेरिएबल्स के साथ काम करना है, इसलिए मैंने क्रॉस सेक्शनल मेथड को चूज़ किया। अगर लॉन्गिट्यूडनल में आप टाइम ड्यूरेशन का गैप देंगे और टाइम गैप देने के बाद आप वही क्वेश्चन फिर से उन्हीं स्टूडेंट से पूछेंगे, तो आपकी रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल होगी। आपने बताना है कि मेरे जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं उनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से रिलेट कर रही है, इसलिए जो मेरी रिसर्च होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। इसी तरह उसने बताया हुआ है कि जो अप्लाइड रिसर्च है, समटाइम्स क्या होता है, जो इसका रैशनल होता है वो हम अटैच कर देते हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के बाद ना एक पैराग्राफ होता है, एक या दो पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें हम बताते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्मोकिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक चूज़ किया है, या मैंने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई टॉपिक चूज़ किया है, तो मैं उस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में एक्सप्लेनेशन दूंगी कि मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये एक लार्जर सोसाइटी को नेगेटिव वे से इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोग इससे परेशान हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे अभी कोविड है। तो वो कह रहा है जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें जो हमारा स्टेटमेंट होती है उसके साथ, उसके अंदर हम अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, हम अपना रैशनल देते हैं कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है।
वो आपके इंट्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर का, आपके थीसिस का लास्ट पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टडी होती है, ये जस्टिफिकेशन होती है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। मतलब जो आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का एक पैराग्राफ लिखना होता है, उसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था, उसमें हम अपनी नीड को बताते हैं कि इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए या इस पे कोई भी थ्योरी टेस्ट करने के लिए, थ्योरी बिल्ड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टॉपिक ऐसा होगा, हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होंगे या एजुकेशनल इश्यूज़ ऐसे होंगे जो लार्जर सोसाइटी को नेगेटिव वे से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, तो उसमें हम बताते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है इस टॉपिक पे रिसर्च करने की। हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में दो काम करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किसी भी थ्योरी को टेस्ट करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी बिल्ड करते हैं किसी भी टॉपिक पे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हम बताते हैं कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी बनी हुई है तो उसको हम टेस्ट करेंगे कि क्या आया आज के दौर में भी वो थ्योरी वैसे ही काम कर रही है, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो लार्जर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उस पर हम डिफरेंट थ्योरीज बिल्ड करेंगे, जो कि हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। सेकंड पे हम उसमें वो इंफॉर्मेशंस ऐड करते हैं जो हमारी स्टडी के लिए सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं हेल्थ लिटरेसी, मैटरनल हेल्थ लिटरेसी पे काम कर रही हूँ, तो उस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में मैं बताऊँगी कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो इतने % है पाकिस्तान में, मैटरनल मोर्टेलिटी इतने % है, इसलिए मेरा इस टॉपिक पे रिसर्च करना ज़रूरी था ताकि मैं बता सकूं कि ये टॉपिक या इस पे अवेयरनेस लोगों को देने के लिए डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस पे काम करना चाहिए। थर्ड पे जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो किस लेवल पे उनकी यूटिलाइजेशन होगी, लोकल लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे होगी, ग्लोबल लेवल पे होगी। कि मतलब अगर मैं कोई स्टडी लाहौर में कर रही हूँ तो जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी, जैसे मैंने मैटरनल हेल्थ का भी जिक्र किया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी इतने % है, तो जो मेरी फाइंडिंग्स आएंगी उनको क्या मैं सिर्फ लाहौर पे जनरलाइज करूँगी या पूरे पंजाब के बाकी सिटीज़ में भी जनरलाइज कर सकूँगी। क्योंकि अगर बाकी मदर्स का जो एवरेज लिटरेसी रेट उतना ही होगा तो इसका मतलब है फाइंडिंग्स बाकी सिटीज़ पे भी अप्लाई हो सकेंगी। तो हमने वो बताना होता है अपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में ही या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में भी, कि ये जो स्टडी की जा रही है इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एनजीओज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होंगे या एजेंसीज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लास्ट पे जो इसकी स्टडी है, जो हमने रिसर्च किया है, इसकी जो आउटकम्स हैं उसकी इम्प्लीकेशंस कितनी होंगी, उस पर प्रैक्टिकल वर्क कितना होगा, उस पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे उसको जो नेगेटिव वे से जो इश्यूज हमें फेस करना पड़े हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने सामने रख के अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखनी होती है आप अपने रिसर्च थीसिस में। ये इंट्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद आती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी का बताया जा रहा है कि एक तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है वो आपके रैशनल से रिलेटेड होती है, डेफिनेशन। दूसरा जो आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है वो भी आपके रैशनल से रिलेटेड होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो रिसर्च है इसका पर्पस क्या है, ये क्यों वर्थलेस। कुछ रिसर्च होती है जो बड़ी वर्थलेस होती हैं और कुछ रिसर्च होती हैं जो बहुत वर्थ वैल्यू होती हैं। जो वर्थ वैल्यू होती हैं उसको हमने बताना होता है कि इसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा है पाकिस्तानी सोसाइटी में, और जो वर्थलेस होती है वो क्यों वर्थलेस है पाकिस्तानी सोसाइटी में। तो उसी पर्पस को हमने डिफ़ाइन करना होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ये हमारी सिग्निफिकेंस होती है, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स होती हैं।
कि हमारी स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्मोकिंग पे काम कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो मेरी स्टडी है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में अभी भी स्मोकिंग रेट कितना है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं वो कोई ना कोई इसके साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं सोशल इश्यूज़ पे। कोई हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहा होता है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहा होता है। तो हमने ये बताना होता है कि ये स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है। हमाद प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑफ करें, सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर हम ये देखते हैं कि ये जो स्टडी हमारी हुई है इसके जो रिजल्ट्स हैं ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमिक्स है, ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन उनको देगा और ये कितनी बेनिफिशियल होंगी उनके लिए। लास्ट पे जो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो किस तरह आप उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, किस तरह आप उन्हें प्रैक्टिकल वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आपको ये गाइडलाइन बताई हुई है कि कैसे हम अपनी इम्पोर्टेंस स्टडी की इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इस रैशनल में अपना टाइम फ्रेम देखते हैं, टाइमलेसनेस देखते हैं कि अगर कोई रिसर्च 70 में हुई है तो हम देखेंगे कि वो आज 19 या 20th सेंचुरी के बाद हम 21st सेंचुरी में अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो ये 21st सेंचुरी में भी इसके रिजल्ट्स, इसकी जो सिग्निफिकेंस है उतनी ही है या कम हो गई है। और उसकी रेलिवेंस देखते हैं अपनी स्टडी की कि वो कितनी ज़्यादा है। फिर हम उसमें जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करें तो हमें ये प्रॉब्लम्स कम फेस करना पड़ेंगे। जैसे ट्यूशन कल्चर आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये इसके पॉजिटिव हमारे कुछ इन्फ्लुएंसेस भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स ने स्कूल में कवर नहीं किया होता वो ट्यूशन या अकेडमीज में कवर कर लेते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये है कि इस पे साइकोलॉजिकल बर्डन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट पे भी, पेरेंट्स पे भी। उसके अलावा साइकोलॉजिकल के अलावा इकोनॉमिकल बर्डन होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका इमोशनल बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस दोनों इन्फ्लुएंसेस हैं। तो हमने उसमें देखना होता है कि ये जो हमने सॉल्यूशंस दिए हैं ये प्रैक्टिकल वे में उस प्रॉब्लम को फेस करने में हमें कैसे बेनिफिशियल हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये किनको और कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं ये पॉसिबल हैं या नहीं हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये जो हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ये इम्प्लीमेंट इनको हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। नेक्स्ट फिर रैशनल में बताया जा रहा है कि आपने अपने फाइंडिंग्स में जो आपका पर्पस होता है वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। इसमें आपकी जो अनसर्टेनिटीज़, जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, आपके शक व शुबहात होते हैं, ये उसको ख़त्म कर देता है। आपकी जो आपको रियलिटी होती है वो क्लियर नज़र आ रही होती है। ये आपको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, रैशनल आपको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इसका क्लिनिकल होता है या इन्फ्लुएंस होता है वो क्लिनिकल या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में हेल्पफुल होता है। ये सोशियोलॉजी वाले भी फॉलो करते हैं, जैसे अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट है वो हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, वो इम्पेक्ट देखना चाह रहा है कि कोविड-19 के सोशल रिलेशंस पे क्या इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, तो वो हेल्थ से रिलेटेड एक अपना वेरिएबल लेगा और एक अपना वेरिएबल सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेगा। जो सोशल रिलेशंस हैं वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, जो हेल्थ आपका कोविड-19 है वो आपका हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो वो देखेगा इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके जो आउटकम्स होंगे
जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो क्लिनिकली भी और प्रैक्टिकली भी बेनिफिशियल होंगी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो रिसर्च होती है इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये जो जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं है। जैसे कोविड की स्टडी अभी मैं 23 या 24 में करूँ, 2023 या 24 में करूँ, हो सकता है तब तक कोविड ख़त्म हो जाए, तो इसके इतनी इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी, ये इतनी रेलिवेंट नहीं होगी। या अगर आप ये कह लें कि अगर हम कोई भी अपना सोशल इशू है उसको फेस करने के बाद हम उस पे रिसर्च करें तो वो इतना सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा अगर हम उस वक़्त उसको रिसर्च करें जब करंट सिनेरियो में लोग उसे फेस कर रहे होंगे। इसकी प्रेवलेंस हम देखते हैं और उसके बाद हम कॉज ऑफ डेथ देखते हैं। जैसे मैंने अभी मैटरनल हेल्थ का बताया है, एंटीनेंटल केयर का बताया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं अगर ज़्यादा हो गया है तो हम उसी वक़्त उस पे रिसर्च करते हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि डिसेबिलिटी और डाई फंक्शंस कितने ज़्यादा हो रहे हैं उस इशू से। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह से हमारे फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह से जब आपकी मदर्स आपकी सोसाइटी में उनकी डेथ हो जाती है तो ना सिर्फ फादर बल्कि पूरा जो फैमिली का एक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डाई फंक्शनल हो जाता है। फैमिली के डिस्टर्ब होने की वजह से आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। एक बच्चा जिसकी अपनी माँ नहीं है अगर वो किसी स्टेप मदर के साथ भी रह रहा है तो वो अपनी एजुकेशन पे इतना फोकस या इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा जितना वो अपनी मदर के होते हुए करेगा। इसी तरह आपका आपका रिलीजन इंस्टीट्यूशन होता है जो वो भी डिस्टर्ब होता है, इकोनॉमिकल भी डिस्टर्ब होता है, हेल्थ भी ऐसे बच्चे की डिस्टर्ब होती है। तो आपकी जो सोसाइटी का पूरा एक स्पैन होता है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है। फिर बताया जा रहा है कि ये जो रैशनल या आपकी स्टडी है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स हैं उसके, मतलब जो हम कर रहे हैं वो उसके इफ़ेक्टिव मीन्स को यूज़ करके हम उसका क्योर या उसका कंट्रोल या जो उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो हमारे इफ़ेक्टिव मीन्स हैं। हम प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज और अपने फैसिलिटीज़ को यूज़ करके उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड टॉपिक था इसके साथ रैशनल के साथ वो वैलिडिटी था। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का आपका मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि रिसर्च में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। वैलिडिटी की डेफिनेशन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वैलिडिटी से मुराद ये है कि अगर हम किसी टेस्ट को मेजर करना चाह रहे हैं तो कितने परसेंट ये पॉसिबल है कि हम उसको उसी तरह मेजर भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपना वेट मैं एस्टिमेट लगा रही हूँ कि मेरा वेट है वो 50 टू 60 के बिटवीन होगा, तो जब मैंने अपना एस्टिमेशन दे दिया है, एस्टिमेशन हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करने से पहले करते हैं। जब हमने टेस्ट करना है उससे पहले हम अपना एस्टिमेशन देते हैं। तो फिर जो मेरा एस्टिमेशन है वो कितने परसेंट वैलिड होगा ये हमारे रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वेट वाकई 50 टू 60 के बिटवीन आया है तो जो मेरा एस्टिमेशन होगा वो वैलिड होगा। कह रहा है कि किसी भी टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वैलिडिटी या आपके रिज़ल्ट्स की वैलिडिटी है वो एक्यूरेट हो और उसको वो अप्लाइड हो और उसको हम इंटरप्रेट भी कर सकें। वैलिडिटी की टाइप्स दी जा रही हैं आपको। सबसे पहले फेस वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी मेजरमेंट मेथड को अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो कितने परसेंट पॉसिबल है कि आप उसको उसके इंटरनल्स को उसी तरह मेजर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी स्टूडेंट का आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहे हैं या आगे एग्जाम्पल में भी मैंने बताया हुआ है कि लोगों का जो होता है नेगेटिव रिएक्शन होता है अगर किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल कम आए। आईक्यू लेवल का इंटेलिजेंस के साथ क्या लिंक है
हो सकता है किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो लेकिन उसकी इंटेलिजेंस रेट ज़्यादा हो। तो वो कह रहा है कि फेस वैलिडिटी का मतलब है कि हमें जो बाहर से नज़र आ रहा है, क्या वो अंदर से भी वैसा ही होगा? जैसे हमारे पास टेस्ट आईक्यू का हमारे पास एक स्कोर आ गया है कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 0.8 है या 0.9 है, तो क्या हम उसी आईक्यू लेवल के रिजल्ट से उसी आईक्यू लेवल से हमाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये माइक्रोफोन मत ऑफ ऑन किया करें, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो रिकॉर्डिंग के बाद मैं सुन लूंगी। आपकी जो फेस वैलिडिटी है उससे मुराद ये है कि जो आप मैं सॉरी मैं आपको बता रही थी आईक्यू लेवल का, कि अगर हम आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट करवाते हैं तो अगर आईक्यू लेवल किसी भी बच्चे का 10 आता है 9 आता है तो हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी बुक है, उसके जो इंट्रोडक्शन के बाद उसका जो कंटेंट है उसमें उसने कंटेंट में बताया होता है कि पेज नंबर 15 पे इंट्रोडक्शन होगा, 17 पे आपके मेथड्स होंगे, 13 पे आपकी फाइंडिंग्स होंगी, तो हम उसी पेज पे जाके देखें हमें क्या फाइंडिंग्स वाकई मिलेंगी भी। अगर वो फाइंडिंग्स हमें उसी पेज पे उतनी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती हैं जितनी हेडिंग्स हमें कंटेंट में बताई जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो टूल है या हमारा जो मेथड है वो वैलिड है। नेक्स्ट कंटेंट वैलिडिटी बताई जा रही है कि ये वैलिडिटी का से मुराद ये है कि किसी भी मेजरमेंट मेथड को उसके इंटायर रेंज के साथ उसके इंटायर बिहेवियर या थॉट या फीलिंग्स के साथ अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो कितना ये पॉसिबल है कि उसमें से हमें वही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जैसे इधर बताया जा रहा है द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट मेथड covered the entire range of relevance behavior thoughts and feelings to define construct being measured। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोकिंग से रिलेटेड आपको कह रही हूँ कि मैंने कोई रिसर्च करनी है, तो उससे रिलेटेड स्मोकिंग से रिलेटेड बिहेवियर, उससे रिलेटेड थॉट्स फीलिंग्स, जितना मैंने आपको अपने थीसिस के स्टार्ट में बता दिया, अपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में बता दिया है कि इससे ये फाइंडिंग्स आएंगी और इसके ये हम इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशंस हम दे सकते हैं, तो कितने परसेंट वैलिड है कि हमें वही इम्प्लीमेंटेशन या वही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे भी एंड पे जाके। इसके एग्जांपल जैसे दिया है कि एक एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ थॉट्स अबाउट ऑब्जेक्ट, फीलिंग्स अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। कि किसी भी रिलेटेड से मुतालिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि स्मोकिंग से रिलेटेड अगर मेरी रिसर्च है या मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है, तो अगर मैं देखना चाह रही हूँ मैटरनल हेल्थ में, मैं मैटरनल हेल्थ लिटरेसी को कवर करूँगी, एंटीनेटल केयर को कवर करूँगी। एंटीनेटल केयर में मैं एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन दूँगी कि इससे मुराद एंटीनेटल केयर विजिट्स हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, बीपी है, शुगर लेवल रेट है। ये सारे जब मैं वेरिएबल्स अपने वेरिएबल के इंडिकेटर्स आपको डिफ़ाइन कर दूँगी तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं अपने पूरे थीसिस में इनको डिस्कस भी करूँगी और इनको यूटिलाइज भी करूँगी। नेक्स्ट क्राइटेरियन वैलिडिटी बताया जा रहा है कि ये लोगों का वो स्कोर होता है जो वो को रिलेट कर देते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ, दूसरे वेरिएबल्स के साथ। इसको हम क्राइटेरियन वैलिडिटी का नाम देते हैं। इसका एग्जांपल है जो आईक्यू टेस्ट है उसको कोरिलेट कर दें हम पॉजिटिव स्कूल परफॉर्मेंस के साथ, कि जिसका आईक्यू लेवल टेस्ट ठीक होगा बहुत हद परसेंट चांसेस होंगे कि उसकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस होंगी वो सेटिस्फाइड होगी। और जो ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड है टेस्ट का, वो अगर हम रिलेट कर लें कि उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव होगा। आईक्यू टेस्ट जैसे मैं अगर आपकी क्लास में से कई बच्चों का लेती हूँ तो उससे उसके साथ मैं ये अपना वेरिएबल अटैच कर देती हूँ कि उसकी जो क्लास में परफॉर्मेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आपको क्राइटेरियन वैलिडिटी की सब टाइप्स का बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। ये वो वैलिडिटी है जो हम ख़ास तौर पे
प्रिडिक्ट करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर में। न्यू मेजर ऑफ सेल्फ स्टीम शुड कोरिलेट पॉजिटिवली विद एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड मेजर। सॉरी, ये